पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब का कंसेप्ट, पिटोट ट्यूब का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना कि याद है अपन ने वेंचुरी मीटर पढ़ा था, तो पिटोट ट्यूब, इसे ध्यान रखना आप लोग। पिटोट ट्यूब में क्या होता है कि इसका प्रयोग भी पाइप अथवा नली में तरल प्रवाह वेग ज्ञात करने हेतु किया जाता है। पहली बात तो याद है, वेंचुरी मीटर का प्रयोग भी इसलिए करते थे, द्रव प्रवाह की दर या द्रव प्रवाह वेग। पिटोट ट्यूब का प्रयोग भी इसलिए किया जाता है। इसमें और उसमें अंतर केवल इतना सा होता है, ध्यान से समझ लेना इसे, कि मान लो ये पिटोट ट्यूब सेटअप है, तो उसमें तो क्या किया था आपको पता है, हम लोगों ने क्या किया था उसमें, मान लो इसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है, ये सीधा पाइप है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होनी नहीं। क्या चेंज होनी है, काइनेटिक एनर्जी। जहां पे दाब ऊर्जा ज्यादा वहां पे गतिज ऊर्जा कम, और जहां पे दाब ऊर्जा कम वहां पे गतिज ऊर्जा ज्यादा। मान लो उसमें तो क्या किया था, दो ऊर्ध्वाधर नलियां लगाई, और इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें कि यहां से एक नली को जोड़ा गया और एक नली को यहां से जोड़ा गया, मान लो ऐसे, इस तरीके से। और इसमें भरा रहता है कौन, दूसरे टाइप का लिक्विड, मरकरी मान लो। और ये द्रव आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, इनमिसिबल। मतलब ये वाला द्रव इसमें भरा हुआ नली में बहने वाला द्रव, और ये जो है मरकरी, ये मरकरी आपस में मिश्रित नहीं होंगे। क्लियर। अब देखो आपको पता है कि अपन जानते हैं यहां तक इस रेखा इस भाग में दाब सेम रहेगा, तो इस भाग में जो दाब सेम रहेगा, तो यहां से जो दाब लगेगा, मान लो इस जगह पे दाब है P1, यहाँ पे दाब है P1, प्रवाह वेग है V1 और घनत्व रो, इस जगह पे P2 वेग V2 और यहाँ पे रो। एक बात बताओ, जहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा वहां पर वेग कम, और वेग कम मतलब दाब ज्यादा। इसका मतलब यहाँ से ये वाला द्रव इस वाले द्रव को ज्यादा दबाएगा, तो मान लो ये H1, और ये ज्यादा दबाएगा, और इधर क्षेत्रफल कम वेग ज्यादा तो दाब कम। ये बात अपन देखे पीवी ट्रेड हो, मैंने शुरू में बता दिया था, जहां पे दाब ज्यादा वहां पे वेग कम, और जहां पे वेग ज्यादा वहां पे दाब कम। तो यहाँ पे दाब कम होगा तो इधर से भी ज्यादा उठ जाएगा। मान लो इधर से उठा है H2 और इधर से दबा कितना H1, क्योंकि यहाँ से ज्यादा दबा, इस द्रव ने आकर इसे दबा दिया ना, इस लाल वाले द्रव ने आकर, लाल वाले यहाँ पे कितना दाब डाला P1, और इधर से कितना दाब डाला P2। तो इन दोनों का स्तर, ये वाले काले वाले का स्तर, ये वाला, तो इन दोनों के स्तर में क्या आ गया अंतर, इधर कितना था, इधर H1 और इधर H2। तो ये जो स्तर आया ना ये वाला, इसमें ये कितना आया H2 माइनस H1। इस H2 माइनस H1 के आधार पर हम P1 माइनस P2 निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दाब क्या है ज्यादा और यहाँ पे दाब क्या है कम, इसलिए इसने ज्यादा दबा दिया तो ज्यादा दब गया कौन, काला वाला, ये नीचे वाला द्रव, और ये इधर से कम दबा तो इधर। अब अपन ये बोल सकते हैं कि मान लो अगर अपन ऐसे देखें तो इस जगह पे दाब मान लो P, तो इस जगह भी P। क्यों, क्योंकि इस रेखा के अनुदिश यहाँ पे दाब P1 है, यहाँ पे, तो यहाँ तक तो P1 है, लेकिन यहाँ पे तो P होगा ना, क्योंकि ये द्रव अलग हो गया। तो इस दिशा में इन दोनों बिंदुओं का दाब सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इस नली में, इस नीचे वाली नली में द्रव बह नहीं रहा, ये द्रव स्थितिक है, तो द्रव स्थितिकी का नियम, तो यहाँ का दाब और यहाँ का दाब सेम रहना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में द्रव बह रहा है। क्या भाई, यहाँ का दाब और यहाँ का दाब अलग अलग है, इसलिए क्योंकि ये द्रव बह रहा है इस दिशा में, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में द्रव बह नहीं रहा, इसलिए तो यहाँ का और यहाँ का दाब सेम मान के चल रहे हैं अपन। ऐसे ही इस नीचे वाली नली में क्या आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या ये द्रव बह रहा है क्या, नहीं ना, तो इस जगह पे उस जगह पे क्या दाब सेम रहेगा, बिल्कुल। तो इस जगह का P कैसे लिखोगे, देखो यहाँ तक तो P1 लग रहा है, इधर से यहाँ तक P1 लग रहा है, तो यहाँ का P कैसे लिखोगे, P बराबर P1 प्लस इसका ρgh, क्लियर। और इस जगह का
P बराबर P1, यहाँ से यहाँ का P2 प्लस रो जी H2, यहाँ पे H1। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, चूंकि ये दोनों दाब बराबर होने चाहिए, तो क्या आ गया P1 प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस रो जी H2। तो यहाँ से P1 माइनस P2 बराबर कितना है, रो जी H1 माइनस H2। रो जी नहीं, इधर का H1 माना ना, तो यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2। तो यहाँ का दाब कितना माना अपन ने, P1, और यहाँ का दाब कितना माना, P2। तो यहाँ का कितना गया, P1 माइनस P2 बराबर कितना है, रो जी H1 माइनस H2। ऐसा बोल दिया अपन। क्लियर? ओके। अब जब ये रो जी H1 माइनस H2 की वैल्यू आपके पास आ गई, नहीं रो जी ये P2 इधर आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, H2 माइनस H1, सॉरी H2 माइनस H1, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहां पर जैसे आपके पास H2 और H1 की वैल्यू आई, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू पता चल गई। अब अपन ये भी तो लगा सकते हैं ना कि किसके अनुसार, सामंतस्य समीकरण के अनुसार A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2, ये तो किसके अनुसार, सामंतस्य समीकरण के अनुसार। दूसरा बर्नौली समीकरण के अनुसार, यहाँ पर दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यहाँ पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर दाब ऊर्जा P1 प्लस रो जी H, ये पोटेंशियल एनर्जी, मान लो H कोई भी ऊंचाई, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे वेग V1 बराबर इस जगह पर वही P2 प्लस रो जी H, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही इसमें, सीधी पाइप में, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो रो जी H से रो जी H कट गया, तो P1 माइनस P2 बराबर कितना, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो P1 माइनस P2 कितना है, रो जी H2 माइनस H1, रो जी H2 माइनस H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2G H2 माइनस H1 अपॉन में कुछ नहीं, बस ये वैल्यू आ गई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की। जब ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से अपन देखो, मान लो मुझे V1 निकालना है, तो इस समीकरण में V2 को हटाना पड़ेगा, V2 को यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, V2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू V1। इस समीकरण में ये रख दो, किसकी जगह, V2 की जगह, तो रखोगे तो क्या आएगा, A1 अपॉन A2 इंटू V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर 2G H2 माइनस H1। और बेटा यहाँ से V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई रे, यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, 2G H2 माइनस H1 अपॉन ब्रैकेट A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये V1 स्क्वायर और स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर। वही सिंपल बर्नौली, और वो कई बार अपन यूज कर चुके हैं। तो पिटोट ट्यूब किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी जगह पे प्रवाह वेग निकालने के लिए। इसमें नीचे की तरफ क्या लगा दी जाती है, एक ट्यूब, जिसमें दाबांतर के कारण, भाई इस भाग से जोड़ोगे तो यहाँ पे दाब अलग और यहाँ पे दाब अलग, दाबांतर के कारण एक जगह से ज्यादा उठेगा, एक जगह से कम उठेगा, कौन, इसमें भरा हुआ द्रव। तो यहाँ पे अपन ने, क्योंकि इन बिंदु का और इस बिंदु का दाब क्या होना चाहिए इससे, क्यों, क्योंकि सर नीचे तो द्रव स्थिर है, भाई द्रव तो इस नली में बह रहा है, नीचे वाली नली में तो द्रव स्थिति की लग सकता है, तो इन दोनों का दाबांतर क्या होगा, सेम। भाई ये ऊपर नीचे क्यों हुआ, ये द्रव ऊपर नीचे क्यों हुआ, क्योंकि उसे यहाँ पर दाब सेम करना था, इसलिए तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे दाब सेम होगा, तो इस जगह का दाब ऐसे लिख सकते हैं, द्रव स्थिति की से इस जगह का दाब ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से P1 माइनस P2 का मान निकाल लिया। तो आपने नीचे वाली नली का प्रयोग करके P1 माइनस P2 लगा लिया, फिर ये बर्नौली समीकरण लगाकर यहाँ से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का मान निकाल लिया। फिर A1 V1 बराबर A2 V2 से इसमें V2 का मान इसमें रख दिया और V2 का मान रखकर V1 का मान निकाल लिया, और V1 का मान यदि वापस इसमें रख दो तो यहाँ से V2 का मान आ जाएगा। तो ये पिटोट ट्यूब, इसका प्रयोग भी इसीलिए किया जाता है। बस इसमें
और वेंचुरीमीटर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें तो नीचे की तरफ एक यू ट्यूब लगाते हैं दोनों तरफ से जो आपस में जुड़ी रहती है, और नीचे जो इसमें कोई लिक्विड भरा रहता है, जबकि वेंचुरीमीटर में क्या किया था, दोनों ऊर्ध्वाधर नलियां अलग अलग लगाई जाती है जो आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती, बाकी दोनों का जो प्रयोजन है वो सेम रहता है। क्लियर बात, नोट करो इसे।